जय हिंद दोस्तों। आज ये अपनी ये हिस्ट्री की सेकेंड क्लास होगी और आज की इस क्लास में हम लोग सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे होंगे। तो बिना देरी किए हुए प्रारंभ करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। करा सिंधु सभ्यता संबंधित है, यानी सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है। तो हम भारतीय इतिहास की बात करें या विश्व के इतिहास की बात करें, दोनों को ही तीन कालखंडों में विभाजित किया गया है। एक प्रागैतिहासिक काल, एक ऐतिहासिक काल और एक आद्य ऐतिहासिक काल। यानी प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या है कि वो युग या वो काल जिसमें केवल साक्ष्य जो हैं वो पाषाण हैं, यानी पत्थर हैं। एक ऐसा युग जिसकी जानकारी केवल हमें पत्थरों से होती है, तो वो होता है प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक युग। आद्य ऐतिहासिक युग की बात करें तो वो काल जिसमें हमें लिपियां तो मिलती हैं लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। जैसे सिंधु सभ्यता का एक स्थान है धौलावीरा, वहां से 10 लाइनों का एक शिलालेख मिलता है। उसमें कुछ लिपियां लिखी हैं, हालांकि वो जो लिपियां हैं वो चित्रात्मक लिपि है। तभी सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक मानी जाती है। भाव चित्रात्मक या उसी को कहते हैं वृष्टोफेदम लिपि। तो सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? वृष्टोफेदम लिपि या भाव चित्रात्मक, ठीक। लेकिन उसको अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं है। तो एक ऐसा कालखंड जिसके लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन अभी तक पढ़े नहीं गए, तो वो आता है आदि ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में कि एक ऐसा कालखंड इतिहास का जिसके साक्ष्य मिले, लिखित मिले और उनको पढ़ा जा सका। यानी जो भारत का आधुनिक भारत की बात कर दें या मिडिवल हिस्ट्री से बात कर दें, या और हम बात करें तो वैदिक काल से और अब तक का इतिहास जो है वो कैसा इतिहास है? वो ऐतिहासिक युग का इतिहास है। तो सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? तो सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, अर्थात भाव चित्रात्मक का मतलब कैसा युग रहा? आद्य ऐतिहासिक युग। अगले प्रश्न पे चर्चा करें हम लोग। कह रहा हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है, या हड़प्पा किससे संबंधित मानी जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर या किस नदी के आसपास विकसित हुई? तो सबको पता है, निश्चित आपको पता है कि सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता तीनों नामों से जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चर्चा करें हम लोग। कह सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर एक यहाँ पे एक शब्द याद रखना, आर का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन वर्ग, ठीक। तो गैर आर्य थी, क्यों थी? पहला, वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खितियर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। ऐसा बिल्कुल नहीं, नर्मदा घाटी तक उसका विस्तार न था। उसकी खितियर अर्थव्यवस्था थी, ऐसा भी न था, क्योंकि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था किसकी है? वैदिक सभ्यता की। किसकी? वैदिक सभ्यता की। उसकी अपनी लिपि थी, जो वो धौलावीरा से 10 पंक्तियों का शिलालेख मिला है, तो अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका। तो कैसे कहा जा सकता है कि उसकी अपनी लिपि थी? तो ये भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता है, इस वजह से ये गैर आर्य सभ्यता थी। और जो आर्य थे उनका प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि था। तो वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता हो जाती है? आर्ययुगीन सभ्यता हो जाती है। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। यहां से एक प्रश्न बनता है कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता तो सिंधु सभ्यता, भारत की पहली ग्रामीणी सभ्यता तो वैदिक सभ्यता। अगले प्रश्न पे चले। हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अब हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या? शिलालेख। हमने फिर कहा कि धौलावीरा पे 10 पंक्तियों का शिलालेख मिला, लेकिन उसको पढ़ा ना जा सका। तो जब उसको पढ़ा ना जा सका तो ये तो स्रोत उसका माना ना जाएगा, और एक साक्ष्य मिलने से पूरी सभ्यता की जानकारी तो हो ना जाएगी। यानी वो साक्ष्य मिले जो जिनकी मात्रा ज्यादा हो, ठीक। पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, ऐसा भी नहीं है। अगर अंकित लेख, जो चीज अंकित है उसको पढ़ लें कि ये लेख लिखा है या किसी का
चिन्ह है, किसी का प्रतीक बना है, तो बात ही खत्म हो जाए। हाँ, पुरातात्विक खुदाई, यही सही है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी किससे मिलती है? पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई में कहीं पशुपतिनाथ की मूर्ति निकलती है, कहीं पे नर्तकी यानी उर्वता की देवी निकलती है, कहीं पे सिक्के निकलते हैं, कहीं पे धान की भूसी निकलती है, कहीं पे हल के साक्ष्य मिलते हैं, कहीं पे कंगन चूड़ी के साक्ष्य मिलते हैं, कहीं पे मनके बनाने का साक्ष्य मिलते हैं, कहीं से लिपस्टिक के साक्ष्य मिलते हैं। तो यानी पुरातत्व जब खुदाई हुई है तब इस सभ्यता की जानकारी हुई है। अगले प्रश्न पे बात करें हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो अभी हमने बात की पुरातत्व संबंधी खुदाई ही प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से। और हड़प्पा सभ्यता अगर हम बात करें तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का कुछ पश्चिमी हिस्सा और ये सिंध नदी या उसकी सहायक नदियाँ इसके आसपास विकसित हुई। तो चांदी की वर्तमान में उपलब्धता कहाँ से होती है? तो राजस्थान का एक स्थान है जावर, राजस्थान का एक स्थान है जावर, वहां से चांदी प्राप्त होती है। तो वो हड़प्पा कालीन स्थल है। ठीक, तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो वो रंग याद रखना है लाल। किस रंग का प्रयोग किया था? लाल। और इसे कहा क्या जाता था? तो इसको कहा जाता टेराकोटा। मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग की रंगाई कर देने से उसको कहा जाता है टेराकोटा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे चले हम लोग। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु सभ्यता में, चूंकि पशुपतिनाथ की मूर्ति निकलती है, उर्वरता की देवी की मूर्ति निकलती है, तो इसका मतलब कि वो मूर्ति के पूजक थे जब मूर्तियां प्रदान है। और एक याद रखना है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो नगरी और कांस्य युगीन सभ्यता है। नगरी सभ्यता के साथ साथ कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन। लेकिन सर्वाधिक जो साक्ष्य मिले हैं वो किसके मिले हैं? वो मिट्टी के मिले हैं, मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी के सिक्के। ठीक, तो मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता रही? पूर्व आर्य कब आए? वैदिक सभ्यता में। और वैदिक सभ्यता से पहले कौन सी थी? सिंधु सभ्यता। तो पूर्व मतलब पहले। ठीक, तो इस प्रश्न का आंसर ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न पे चले हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? बताना है कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। चनहूदड़ो एक हड़प्पा स्थल है और चनहूदड़ो से मनके बनाने के कारखाने और लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं चनहूदड़ो से। कोटजी भी एक हड़प्पा स्थल है। देसलपुर भी एक हड़प्पा स्थल है। सोहगौरा हड़प्पा स्थल नहीं है। ये सोहगौरा कैसा स्थल है? मौर्यकालीन स्थल है, मौर्यकालीन स्थल है। ठीक, तो सी नंबर इज द करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न पे चले हम लोग। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। कहां से की गई है? तो याद रखना है कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियां। कालीबंगा किस नदी के तट पर है? तो गग्गर नदी के तट पर है। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। सूची वाला प्रश्न है और इसको आराम से आपको करना है। 4 सूचियां हैं और आप यहां से 4 प्रश्न कंप्लीट होंगे। ठीक, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कह रहा हड़प्पा से किसकी प्राप्ति होती है? लोथल से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से। ठीक, तो देखो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है, तो डी का तीसरा। कालीबंगा से अभी हमने जस्ट पहले वाले प्रश्न पे बात की है, कालीबंगा से जुता हुआ खेत प्राप्त होता है। लोथल क्या है? लोथल एक गोदी मतलब होता है बंदरगाह। गोदी का मतलब होता है बंदरगाह। ठीक, और हड़प्पा से क्या? एक समाधान यानी कब्र प्राप्त हुई है R37। तो हड़प्पा का ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा सुमिलित कर लोगे आप।
अगले प्रश्न पे चले हम लोग। ये भी सुमिलित करने वाला प्रश्न है। कह रहा है कौन सा स्थल किस नदी के तट पर रहा। ठीक, तो देखो हड़प्पा किस नदी के तट पर रहा, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर रहा। हड़प्पा रावी नदी के तट पर रहा। ठीक, दूसरा स्थल कौन सा है, हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर रहा। एक हस्तिनापुर से बाणगंगा नदी निकलती है। नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा अपना गोदावरी के तट पर रहा। और पैटर्न कृष्णा नदी के तट पर रहा। ठीक, तो ये चारों स्थल और चारों स्थलों को आप सम्मिलित कर लोगे। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। हड़प्पा किस नदी के किनारे अव्यवस्थित है। हड़प्पा, इससे जस्ट पहले वाले प्रश्न में हमने बात की, हड़प्पा किस नदी पे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार या वृहद स्नानागार की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो मोहनजोदड़ो से होती है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। बताना है कि सिंधु सभ्यता से कौन सा कथन मेल ना खाएगा। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक, जो सिंधु सभ्यता की जो गलियां थी वो ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी, और जो मुख्य दरवाजे थे वो मेन गली की तरफ ना खुलकर आउटसाइड पे खुलते थे। ठीक, उचित नालियों की प्रबंधन मिलता है। दूसरा, व्यापार और वाणिज्य उन्नति दशा में था, बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ फारस के सिक्के, लोथल से फारस के सिक्के प्राप्त होते हैं, इसका मतलब कि विदेशों से व्यापार होता था। मातृ देवी की उपासना की जाती है, क्योंकि सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक सत्ता रही है, और जबकि वैदिक सभ्यता पितृ सत्तात्मक रही है। ठीक, लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के समय लोग लोहे से परिचित न थे। लोहे की खोज हुई है 1000 बीसी के आसपास, और सिंधु सभ्यता का कालक्रम रहता है 2350 बीसी से 1700 बीसी, 2350 बीसी से 1700 बीसी के आसपास। तो लोग लोहे से परिचित न थे, ये इसका कथन गलत है। बाकी तीनों बातें सिंधु सभ्यता के बारे में सही कही गई हैं। अगले प्रश्न पे बात करें हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, और हिंडन नदी के तट पर मेरठ में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर। कालीबंगा हरियाणा में स्थित है। रोपड़ पंजाब में स्थित है। ठीक, तो कालीबंगा कहाँ स्थित है, कालीबंगा हरियाणा में स्थित ना होकर ये कहाँ स्थित है, राजस्थान में। कहाँ स्थित है, राजस्थान में। किस नदी के तट पर स्थित है, घग्गर नदी के तट पर। रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है, तो सतलज नदी के तट पर। रोपड़ किस नदी पर है, सतलज नदी के तट पर है। ठीक, तो तीनों बातें याद रखनी है। तो कालीबंगा हरियाणा ना होकर राजस्थान है। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। निम्न में सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन करिए। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। लोथल कहाँ है, गुजरात में। तो ये दोनों तो होंगे ना। अब आलमगीरपुर कहाँ है, आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी के तट पर, उत्तर प्रदेश। हुलास कहाँ है, सहारनपुर, यानी सहारनपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो ये दोनों स्थल कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के, आलमगीरपुर और हुलास। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, तीसरा और चौथा। अगले प्रश्न पे चलें। कह रहा है हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में कौन एक सही सुमेलित
नहीं है, एक सुमिलित नहीं है, बताना है, देखना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है। बनावली हरियाणा बिल्कुल सही है। दैमाबाद महाराष्ट्र प्रवरा नदी के तट पर बिल्कुल सही। राखीगढ़ी राजस्थान ना होकर राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा में। और राजस्थान में कौन है? कालीबंगा। अगले प्रश्न पे चले। और यहीं पे एक प्रश्न याद रखना, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी। सबसे बड़ा स्थल किसको माना गया है? राखीगढ़ी को माना गया है। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, देखना है। मांडा चेनाब नदी के तट पर स्थित है, कहां? जम्मू कश्मीर। दैमाबाद अभी जस्ट पहले वाले प्रश्न पे हमने बात की, दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर स्थित है, कहां? महाराष्ट्र। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है, कहां? राजस्थान। राखीगढ़ी अपना कहां स्थित है? हरियाणा में। राखीगढ़ी कहां स्थित है? हरियाणा में। ठीक, अगले प्रश्न पे चलें। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? मोहनजोदड़ो, तो क्या मोहनजोदड़ो भारत में स्थित है? नहीं स्थित है। भारत में नहीं, तो ना तो भारत के गुजरात में स्थित होगा, ना पंजाब में स्थित होगा। अफगानिस्तान में भी मोहनजोदड़ो स्थित नहीं है, तो कहां स्थित है? पाकिस्तान का सिंध प्रांत का लरकाना जिला। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। अगले प्रश्न पे बात करें हम लोग। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ठीक, तो सिंधु घाटी से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलती है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलती है। तो इससे अनुमान क्या लगाया जाएगा कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा कर रहे हैं? तो सिंधु घाटी के लोग पूजा कर रहे हैं पशुपतिनाथ की। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल, हमने पिछले प्रश्नों में इसकी चर्चा की। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल हरियाणा का राखीगढ़ी घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अगले प्रश्न पे चलें। धौलावीरा कहाँ है? ये भी थोड़ी चर्चा कर दें। धौलावीरा कहाँ है? तो धौलावीरा अपना गुजरात में है। धौलावीरा से उचित जल प्रबंधन की जानकारी मिलती है या उचित जल प्रबंधन के साक्ष्य मिलते हैं। और धौलावीरा से 10 लाइनों का शिलालेख मिलता है। और धौलावीरा को 3 स्तरों में बांटा गया था, पहला दुर्ग, फिर मध्यम और निचला। 3, इसे अभी यूनेस्को की सूची में शामिल भी किया गया था 3 स्तरों की वजह से। ठीक, कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा हरियाणा में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, तो हमने कहा सिंधु नदी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी एवं इसकी सहायक नदियों के आसपास। तो सिंधु, चिनाब सहायक नदी, झेलम सहायक नदी। क्या सिंधु नदी की गंगा सहायक नदी है? नहीं है। तो सिंधु नदी से संबंधित कौन सी नदी नहीं है? गंगा नदी। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो देखो, पहला कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक, लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में है। आलमगीरपुर कहाँ है? आलमगीरपुर यूपी में है। तो कौन सा स्थान बचा जो पाकिस्तान में है? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता कहाँ? हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा पाकिस्तान में है। अगले प्रश्न पे बात करें हम लोग। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, तो रंगपुर कहाँ है? रंगपुर पंजाब में। रंगपुर कहाँ है? पंजाब में। ए नंबर। अगले प्रश्न पे हम लोग चले। एक मिनट। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर है सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र, ठीक, गुजरात और महाराष्ट्र का क्षेत्र सौराष्ट्र, तो सौराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा कहां स्थित है?
पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। किस नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर। और भारत का या सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है जो एक बंदरगाह है? तो लोथल। अगला प्रश्न, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखना है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो देखो, कालीबंगा राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता से है। रोपड़ पंजाब में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। लोथल गुजरात में सिंधु घाटी संबंधित स्थल है। पाटलिपुत्र पटना ये मौर्यकालीन स्थल है। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र क्या रही है? राजधानी रही है। तो सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। कह रहा निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा, हल्का मतलब मिट्टी का हल, टेराकोटा क्या? मिट्टी से बना बर्तन या मिट्टी की बनी चीज या वस्तु और उस पर लाल रंग की लेप कर देना टेराकोटा कहलाता है। तो हल का बना टेराकोटा कहां से मिला दोस्तों? तो ये मिला है बनावली से। ठीक, अगले प्रश्न पे हम लोग चर्चा करें। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, पत्तन बोले तो बंदरगाह या गोदिया, ठीक, गोदी बंदरगाह डॉकयार्ड, ये क्या है? एक ही शब्दावली है। तो कौन है? लोथल। किस नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर। अगला प्रश्न, आज अपनी इस क्लास में 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। सिंधु सभ्यता थोड़ी सी बड़ी सभ्यता रही है या सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रश्न थोड़े से ज़्यादा हैं, तो इसकी हम लोग 2 क्लासों में कवर करेंगे। और एक चीज़ कि बहुत से साथियों को अभी थोड़ा सा डाउट है कि जो आरओ का सिलेबस है ये किस अकॉर्डिंग चल रहा है। तो बहुत जल्द हम इस डाउट को, इस डिलेमा को दूर करने के लिए एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम विस्तार से इस बात की चर्चा करेंगे कि जो आपका सिलेबस चल रहा है आरओ का वो किस अकॉर्डिंग चल रहा है और आपका आरओ का सिलेबस मैक्सिमम कितने दिनों में या कितने महीनों में खत्म होगा और आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए समीक्षा अधिकारी पेपर को लेकर। यदि इस बार आपका सपना है समीक्षा अधिकारी बनना या सहायक समीक्षा अधिकारी बनना, तो इस सपने को साकार करने के लिए आपके साथ यूपी रेगुलर क्लासेस लगा है, लेकिन आपको भी यूपी रेगुलर क्लासेस के साथ लगना पड़ेगा। तो इस बारे में, इसके स्ट्रेटजी के बारे में एक फुल वीडियो में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।